बंधुओं, अब अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय जी अपना मनोगत हमारे समक्ष रखेंगे। उसके पूर्व उनके विषय में हम संक्षिप्त में समझ कर लेते हैं। अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय जी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाले अग्रणी अधिवक्ता हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लॉयर्स फॉर जस्ट सोसाइटी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सनातन धर्म से संबंधित कानूनी मामलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपने सनातन धर्म के कई धर्मवीरों को कानूनी सहायता भी की है। आपने मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की है, जिसमें कोविड-19 के दौरान पालघर में जो निर्दोष साधुओं की हत्या की गई थी, जो ये गंभीर घटना हुई थी, उसका प्रकरण भी समाहित है और उनकी जनहित याचिका के कारण ही इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मैं उपाध्याय जी से विनती करता हूं कि वे अपना मनोगत हमारे समक्ष रखें। यहाँ उपस्थित मैं सभी हिंदू भाई बहनों को नमन करता हूँ। कोर्ट में किस तरह से क्या समस्याएं होती हैं और हम जैसे वकीलों को किस तरह से टारगेट किया जाता है और हमारे सामने कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। देखिए, मैं इसी केस का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन चूँकि इस केस में मैं भी इन्वॉल्व था, हमने इस केस में संजू कुमार लेकर जी का बेल के लिए आर्गूमेंट किया हुआ था और हाई कोर्ट में इस मैटर में हम अपीयर हुए थे। जो अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ इस केस से और ऐसे कई सारे केसेस का बता रहा हूँ। हमारे देश में जब कोई ऐसा मुकदमा कोर्ट में आता है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में रहे, चाहे हाई कोर्ट में रहे, सुप्रीम कोर्ट में रहे, जिसका थोड़ा सा कुछ रिलीजन का लेके फ्लेवर है, हिंदू धर्म लेकर के, हिंदू धर्म या हिंदू विरोधी लोगों के बीच और हिंदू के प्रति कुछ तरह की चीज़ें होती हैं, जिसको एक ऐसा ग्रुप दे दिया जाता है कि हिंदू बनाम नॉन हिंदू, ऐसा इस तरह से। तो ये जो केस था दाभोलकर मर्डर केस, एक केस भी उसी तरह का केस था। ये तो था एक मर्डर का केस, लेकिन इसको एक रूप दिया गया था कि भाई इसमें जो कट्टरवादी हिंदू लोग हैं या जो सनातन संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनका इसमें हाथ है। इस तरह से इस केस को रूप दे करके पूरे मतलब देश में इसको प्रचारित किया गया था और केस भी उसी हिसाब से चल रहा था। तो हमने एक चीज़ अनुभव किया कि जब जब ऐसी कोई बातें आती हैं तो पूरा सिस्टम कंप्लीट आपके अगेंस्ट में एकदम बायस रहता है। और शुरू कहाँ से होता है? जो पुलिस ऑफिसर जो एफआईआर लिखता है वहाँ से लेकर के फिर उसके बाद जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है और फिर जो सुपीरियर ऑफिसर जो मॉनिटर करता है, और इस तरह के केस में जहाँ पे एमसीओसी या यूएपीए लगता है तो ये स्पेशल एक्ट है। इसमें एक प्रोविज़न होता है, सैंक्शन के बगैर केस आगे नहीं बढ़ सकता है। सैंक्शन एक अथॉरिटी होती है, उसकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ में होती है। वो आंख मूंद करके सैंक्शन नहीं दे सकता है, उसको सैंक्शन देने के सर्टेन क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है। लेकिन ऐसे केसेस में सब मैकेनिकल होता है। उसके बाद जब हम कोर्टों में जाते हैं, जब कोर्ट में होता है, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ भी क्या विडम्बना है कि जो जज बैठा है वो एज ए जज निष्पक्ष होकर इस केस को नहीं देखता है, वो भी कहीं ना कहीं बायस रहता है। इस केस का मैं बता रहा हूँ मैं कि ये पहला केस मैं सोचा शायद पूरे इंडियन जुडिशरी में इस तरह का केस रहा होगा, जिसको कि मतलब 2015 इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हुआ सीबीआई को 2015 में, करेक्ट 2015 में हुआ था, और एक केस जो है ख़त्म हुआ 2024 में। 2015 से डिवीज़न बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही थी। लॉ जबकि इस तरह का है, जो लॉ है कि अगर भली बात तो मॉनिटरिंग बहुत रेयर केस में होती है। अगर हाई कोर्ट अगर मॉनिटर किसी केस को करती है, आप समझा करिए, हाई कोर्ट एक राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट होती है और लॉ में ऐसा कहा गया है कि 95% जो लिटिगेशंस होता है उसके लिए हाई कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट इन एवरीवेयर।
सुप्रीम कोर्ट तो समझिए कि अब 5% वहाँ पे जुए जैसा है, कुछ हुआ नहीं तो कुछ नहीं। तो हाई कोर्ट 95% लिटिगेंट्स के लिए, केस के लिए लास्ट कोर्ट होती है। और जब हाई कोर्ट किसी केस को मॉनिटर करती है तो उसका जो प्रेशर होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लेकर के, सैंक्शनिंग अथॉरिटी से लेकर के, ट्रायल कोर्ट के, हाई कोर्ट में जितने जजेज होते हैं वहाँ तक उसका प्रेशर होता है। कल इतना मालूम पड़े कि मॉनिटर हाई कोर्ट कर रही है। दूसरा क्या होता है कि उस क्राइटेरिया में कैसे फिट नहीं बैठता था। देखिए इस केस में अगर चार्जशीट हम लोगों ने पढ़ा है, हमने देखा है, इस केस में कोई एविडेंस नहीं था जिस बेसिस पे केस आगे चार्ज भी फ्रेम हो सकता था। मैं क्यों बता रहा हूँ, चार्ज भी फ्रेम नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका ट्रायल चला। अभी 2 लोगों को 3 लोग छूटे हैं, 2 लोगों को कन्विक्शन भी हो गया है। इस केस में जो चार्जशीट फाइल है, जो बेसिक जो थ्योरी है प्रोसिक्यूशन की, जो उनका जेनेसिस ऑफ उनका जो केस है, उसमें 3 सेट ऑफ उनका 3 चार्जशीट उन्होंने फाइल किया है। फर्स्ट चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट। और तीनों चार्जशीट में जो शूटर है अलग अलग बताया गया है। अब बताइए, एक चार्जशीट बोलता है कि ए एंड बी शूटर है, दूसरी चार्जशीट बोलती नहीं सी एंड डी है, और तीसरी चार्जशीट बोलती नहीं ई एंड एफ है। अब बताइए, जो आपका मेन के जो बेस है, आपका शूटर कौन है, इसका भी निर्धारित आप नहीं कि आपके 3 चार्जशीट 3 तरह की बातें कर रही हैं। बताइए ऐसे केस में कौन सा केस चलेगा। लॉ में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ पर अगर कंट्राडिक्टिव वर्जन रहा है प्रोसिक्यूशन का, या FIR स्टेज पर भी चार्जशीट पर सुप्रीम कोर्ट केस को क्वाश कर दिया है। तो यहाँ पर तो इतना कंट्राडिक्शन था चार्जशीट में, लेकिन उसके बाद में इस केस का ट्रायल चला। और ट्रायल चलने के पहले इसमें बेल में जो डिफ़िकल्टियाँ आई थी, देखिए जहाँ तक सवाल है बेल का, तो बेल में देखिए विक्रम भावे जी को और 1-2 लोगों को हम लोगों ने एप्लीकेशन किया था हाई कोर्ट में डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है कि लॉ में अगर कोई आरोपी अरेस्ट होता है तो जनरल जो लॉ होता है IPC का, जो भारतीय दंड संहिता, उसमें जो है कि चार्जशीट फाइल करने का जो पीरियड है 90 डेज है, जिसमें पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजन, आजीवन कारावास रहे या फांसी की सज़ा रहे का विधान है, या कम से कम 10 साल की सज़ा का विधान है। तो ऐसे केस में 90 दिन चार्जशीट फाइल करने का समय होता है कानून में, और बाकी केस में 60 डेज, जिसमें पनिशमेंट उससे कम है। तो अगर उतने टाइम में चार्जशीट अगर फाइल नहीं किया जाता है तो उसको ऑटोमेटिक लॉ में बेल मिलता है। समझो किसी ने मर्डर कर दिया, मर्डर किया हुआ है और अरेस्ट हुआ है, अगर 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं किया तो उसने 10 मर्डर किया है तो भी उसको बेल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक बेल मिलेगा। ऐसे जो UAPS में जो लगा था इस केस में, तो वो स्पेशल एक्ट है, उसमें चार्जशीट फाइल करने की अवधि ज़्यादा है, समय ज़्यादा है, 180 डेज है। अब इस केस में क्या हुआ कि चार्जशीट जो है कि जैसे पहले 90 डेज होता है, उसके बाद अगर चार्जशीट आप नहीं फाइल कर, पुलिस को और टाइम चाहिए तो उनको जाके कोर्ट में एक्सटेंशन लेना पड़ता है, उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। लेकिन समझिए अगर 90 डेज में अगर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया और उसके पहले अगर हम बेल फाइल कर दिए तो बेल का हमारा अधिकार बनता है। इस केस में कुछ इसी तरह का चीज़ हुई थी। ट्रायल कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ, मैटर हाई कोर्ट में आया। आप विश्वास नहीं करेंगे, हाई कोर्ट में हम अपीयर हो रहे थे बेल के लिए कि भाई 167, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 167 का अगर बेल एप्लीकेशन है तो इसको तो तुरंत सुनवाई करना चाहिए। लेकिन विडम्बना देखिए कि हमारे जैसा वकील, हम चूँकि वकील में अपनी पहचान एक अलग है, हमारे जैसा वकील इतना फाइट किया, 4 बेंचेज हाई कोर्ट की, कोई ना कोई बहाना बना करके, मतलब उनको सुनना नहीं है बस, मतलब कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। मतलब आप कितना भी घेरने की कोशिश करो, उनको कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कभी कोई मैटर बोर्ड पे नहीं रहेगा, बोर्ड पे आएगा फिर इतना नीचे आ जाएगा कि आपका मैटर पहुंचेगा नहीं। जज को अगर PP टाइम मांग रहा है तो ये सच, यू वांट टू फाइल योर रिप्लाई, वाई यू नॉट फाइल योर रिप्लाई, यू टेक इंस्ट्रक्शन इन द मैटर वेदर यू वांट टू फाइल रिप्लाई, मतलब जज को बहाना चाहिए। इस केस में ऐसा हुआ कि इनका ट्रायल चल गया, बेल ऑप्शन डिसाइड नहीं हुआ 167 का। दूसरा बता रहा हूँ कि ये मैं आपको सिस्टम बताया कि किस तरह से सब हॉस्टाइल, मतलब क्या उनको सांप सूंघ जाता है क्या। देखो, या तो उनकी अंतरात्मा मर चुकी होती है, और हमारा सारा जो सिस्टम है, बता दूँ आपको, जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है जजेज का, जजेस इस तरह के लोग आ रहे हैं
वो हिंदू विरोधी रहेंगे तो उनकी बड़ी महानता उसमें होगी, ऐसी ऐसी भावना जज के अंदर बैठ गई। मैं तो एकदम ओपन बोलता हूँ, ये हाल हाई कोर्ट लेवल तक की है। बता दूँ आपको मैं, हाई कोर्ट बता रहा हूँ। एक मैटर हम कर रहे थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब आज से करीब 10 साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट ला करके बीफ बैन का जो कानून बनाया था, एक्ट में अमेंडमेंट किया था, मेन एक्ट में। अब उसमें मतलब ऐसा विधान बना कि अगर किसी के पास अगर बीफ अगर पोजेशन में मिलता है तो उसको सज़ा हो सकती है, वो प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो उसको जो है कि कुछ मुस्लिम लोगों ने, ईसाई लोगों ने, पारसी लोगों ने उसको चैलेंज किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उस एक्ट को, सेक्शन को। उसमें हम इंटरवीन कर रहे थे, एक पिटीशन फाइल करके, मतलब। तो जब मैटर चलने को आया तो एक जज साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, तो उनके सामने मैटर आया। तो देखिए क्या होता है, मैटर जब कोई कोर्ट लेती है तो मैटर का एक अर्जेंसी होता है, कौन मैटर कब लेना चाहिए। अगर आदमी कोई एक पिटीशन फाइल करता, भाई बीफ बैन हो गया है, पोजेशन हम लेंगे तो सज़ा हमको होगी, हम तो कर्नाटका में के बॉर्डर पर रहते हैं या हम महाराष्ट्र के बॉर्डर से रहते हैं, हम बाहर चला के बीफ खा सकते हैं, आपके यहाँ बैन है तो कोई बात नहीं, बाहर चला के हम खा सकते हैं, हमारे खाने पर पाबंदी लगा रहे हैं। अब बताइए, अगर कोई आदमी अगर बीफ 10 दिन नहीं खाएगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं खाएगा, वो मर जाएगा। ऐसे मैटर में क्या अर्जेंसी है। लेकिन वो बेंच ने सारी मैटर डिस्चार्ज करके आउट ऑफ टर्न लेकर इस मैटर को हियरिंग करना शुरू किया। तो वहाँ पे हम थे, हमारी कलीग थे, हमारे सीनियर भी थे, एक सुभाष झा साहब थे, वो भी थे, हम लोग कर रहे थे मैटर। तो हमने बस यही मतलब ऑब्जेक्शन लिया कि भाई व्हाट इज़ अर्जेंसी इन दिस मैटर, वाई दिस मैटर इज सो अर्जेंट। कि बाकी मैटर हमने बोला कोर्ट को, भाई क्या अर्जेंसी इस मैटर में है, इससे भी अर्जेंट मैटर उसको आप लीजिए। जज साहब ओपन कोर्ट में जैसे कोई वोट मांगता है, लगे सबसे पूछने कि भाई ये क्या है, कौन कौन बताओ, ये जो बोल रहे हैं सही है, इसको सुना जाए कि नहीं सुना जाए। और उसमें बता दूं, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदू लोग ही बहुत सारे वकील थे जो हमारे अगेंस्ट में बोलने लगे कोर्ट में, हमारे अगेंस्ट में आवाज़ करने लगे कि नहीं, इनका ये बोलना गलत है। बाद में खैर वो मैटर चला। तो ये बता रहा हूँ कि पूरा सिस्टम किस तरह से हॉस्टाइल हो जाता है। इस केस में मैटर जब हाई कोर्ट में चल रहा था, तो हाई कोर्ट जो कि मॉनिटर जब करती थी केस को, तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि जब कोई भी हम एप्लीकेशन करते थे तो सीबीआई का रिप्लाई आता था। जब सीबीआई का रिप्लाई आता था तो केस तो मेन कि उनके केस में कोई दम तो था नहीं मेरिट पे कुछ कहने के बजाय उनका इनिशियल जो 8 पेज होता था, हाई कोर्ट मॉनिटर कर इसी के ऊपर होता था। और उसमें इतना लिख देते थे कि जो भी लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सब इन्फ्लुएंस होकर के कोई रिलीफ देवे नहीं, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि हाई कोर्ट वॉच कर रही है, हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही है। और जबकि लॉ इस तरह का है कि अगर पहली बात तो हर केस को हाई कोर्ट मॉनिटर नहीं करेगी, क्योंकि मॉनिटरिंग बताए अगर करती है तो केस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, सिस्टम अथॉरिटीज नीचे की सब इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। एक्सेप्शनल केस में करना चाहिए मॉनिटरिंग। कैसे करना चाहिए बता दूं, जहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा किसी पावरफुल आदमी का है, जैसे कोई चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो कहीं इन्वॉल्व है, या कोई ब्यूरोक्रेट में बहुत पावरफुल आदमी इन्वॉल्व है, आरोपी है, उसने कुछ गलत किया है, तो ऐसे में मॉनिटर होती है। इस तरह का कोई केस नहीं था। दूसरी बात, लॉ इस तरह का है कि अगर चार्जशीट एक बार फाइल हो जाता है, सेटल लॉ है बता दूँ आपको, चार्जशीट अगर फाइल हो जाता है तो कोई मॉनिटरिंग नहीं, एंड ऑफ द मैटर। क्यों ऐसा होता है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद मैटर फिर ट्रायल कोर्ट में चला जाता है, जज जो केस चलाता है। तो इसमें जो फ्री ट्रायल होता है, फेयर ट्रायल होता है, वो नहीं मिल पाएगा अगर हाई कोर्ट मॉनिटर करेगी। तो इसके लिए मॉनिटरिंग खत्म हो जानी चाहिए, सेटल लॉ है। इस केस में चार्जशीट फाइल होने के बाद में, जैसे मैं बताया कि 2015 से लेकर 2024 तक, 23 तक इसमें मॉनिटरिंग, 23 तक मॉनिटरिंग होती थी। बाद में हमको मालूम पड़ा कि नहीं, अभी तक मॉनिटरिंग हो रही इस केस को। फिर हमने एप्लीकेशन फाइल करवाया, हमने हाई कोर्ट से बहस किया, और हाई कोर्ट बता रहा हूँ ये एप्लीकेशन जब हमने बहस करने का शुरू किया इस केस को, मतलब कि उसमें केवल जजेज को बहाना चाहिए था कि मतलब कोई बहाना मिले कि हम इसको डेट देवें। मतलब प्रयास करने के बाद हमको 6 महीने निकल गए थे इस केस को हियरिंग करवाने में। जब हमने पूरा घेराव किया सर जजमेंट वगैरह लेकर के भाई मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है, तो अल्टीमेटली फिर हाई कोर्ट ने जो है कि इसको, उनका जो एप्लीकेशन था मॉनिटरिंग करने का, वो रिजेक्ट किया, हमारा पिटीशन अलाउ किया। उसके बाद जाके ट्रायल चला, और फिर इसमें जो है कि अब 3 लोग को बरी हुए, 2 लोग अभी उसमें उनको सज़ा हुई है। तो ये हमने देखा है कि जब इस तरह कोई चीज़ें होती हैं जिसको, जहाँ पर कि हिंदू बनाम नॉन हिंदू मीन्स मैं हिंदू नाम से नहीं बोल रहा हूँ। जब हिंदू की बात आती है तो बहुत सारे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है। जैसे इसमें डॉक्टर दाभोलकर वाली बात बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में
जो कि सर नेम तो हिंदू है, नाम तो हिंदू है, लेकिन उनका हिंदू या सनातन धर्म से, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा से, इस देश से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों का जब लड़ाई होती है, बता दूँ आपको, पूरा सिस्टम आपको बायस मिलता है और एक ट्रेंड बन गया है, एक परंपरा बन गई है कि अगर आप हिंदू विरोधी रहेंगे, अगर आप सनातन विरोधी रहेंगे तो आपकी महानता बढ़ जाएगी। और अगर आप जैसे हिंदूवादी बनने की कोशिश की, आप हिंदूवादी छोड़े, मतलब हिंदूवादी तुम मत बनो, तुम फेयरली काम करो, लेकिन वो भी काम वो नहीं करते हैं। जो हमको दिखता है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम हमारा जो टोटल गलत है। पहली बात तो हमारे जजेज जो हैं, आज जितने जजेज हमारे ऊपर से नीचे तक हैं, उनका रहन सहन सब जगह इंग्लिश स्टाइल में होना चाहते हैं वो, और उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए नहीं लगते हैं। और उसमें क्या होता है, देखिए हमारे जजेज लोग को, जो आज के हमारे जजेज हैं, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर वो जज बैठे हो, आप देखिए आज जजेज क्या करते हैं, आप टाइट होकर अगर आप बोल दो अगर आप थोड़ा सा कोर्ट में, तो नुकसान आपके क्लाइंट को होता है। क्या होता है कि लॉ में जो 80% कोई केस होता है, 90% डिस्क्रेशन जज का यूज होता है, जज की मर्जी चलती है। और दुर्भाग्य ऐसा है लॉ का कि लॉ मैथमेटिक्स जैसा नहीं कि 2+2 4 होता है। लॉ में आप 2+2 को 5 सिद्ध कर सकते हो, बोल सकते हो, और जज उसको इंटरप्रिटेशन दे सकता है। तो एक विडंबना होती है और जज उसका फ़ायदा उठाते हैं। जज कब सही हो सकता है, कब ऐसा नहीं होगा, होना बंद हो जाएगा, जब जज को न्याय शास्त्र की, शास्त्रों की मर्यादा का, धर्म अधर्म का उनको ज्ञान रहेगा, तब वो सही फैसला, उनको अगर पता होना चाहिए कि मैं आप जज कुर्सी पर बैठा अगर मैं न्याय करूँ तो हमको इसका परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। लेकिन हमारे जजेज को पता है नहीं, शास्त्रों में इसका प्रमाण लिखा गया, लेकिन उनको शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, बता दो, कोई लेना देना उनको नहीं है। तो इस तरह से हमको काफ़ी डिफ़िकल्टियाँ होती हैं, बहुत सारे केसेस में होती हैं। मैं केस बता रहा हूँ, मैंने पालघर का जब मैटर किया था साधुओं को, उसमें हमको डिफ़िकल्टी बहुत इस तरह की डिफ़िकल्टी हुई थी। हमने PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जब असेंबली इलेक्शन के बाद में बड़ा कत्लेआम हुआ था वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी ने करवाया था, उसमें मैंने PIL फाइल किया था। विश्वास नहीं करो, 6 महीने लग गया, PIL लिस्ट नहीं होता था। उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया, जाकर रजिस्ट्रार को मिला, तो रजिस्ट्रार हमको क्या जवाब दे मालूम है कि सॉरी उपाध्याय साहब, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं आप? बोलता है चीफ जस्टिस अपना प्रेरोगेटिव, उसमें चीफ जस्टिस कौन था उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसने इनडायरेक्टली हमको बोल दिया कि चीफ जस्टिस ने इस मैटर को अपने पास रख लिया है, उसको लिस्ट नहीं होना देना चाहते हैं क्योंकि ये क्या मैटर अलग लेवल का मैटर था इस समय। तो ऐसी समस्याएं आती हैं। तो ये कहने का मतलब है, देखिए समस्याएं तो होती हैं, लेकिन समस्याओं को केवल देख करके हम भाग नहीं सकते, हम तो लड़ते हैं। लेकिन हमारे में थोड़ा कमी हम लोगों में भी है, हमारे सिस्टम में, हमारे हिंदुओं में, कि हमको जैसे उनका इकोसिस्टम होता है। आप देखिए, बता दो, जब हम बीफ बैन का मैटर हाई कोर्ट में करते थे, सारे सीनियर काउंसिल वहाँ पे पारसी और जो मुस्लिम लोग थे उनके सीनियर काउंसिल, मतलब सारा काम धंधा अपना रेगुलर आर्गूमेंट छोड़ के मैटर में आ जाते थे, उनकी पूरी टीम खड़ी रहती थी पूरा। और दुर्भाग्य से हमारे, जबकि हाई कोर्ट में बहुत सारे हिंदू सीनियर वकील हैं, लेकिन उनका किसी का अता पता नहीं चलता था, जो कि मतलब उनके ऐसे सीनियर वकील हैं कि 10 लाख 15 लाख रुपये एक डेट का लेते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर मैटर को हम लोगों ने लड़ा, सारी बात किया। तो उनका देखिए इकोसिस्टम ऐसा है कि पूरे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। आप देखिए कोई चीज़ें होती हैं, आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक नहीं है, पुलिस से लेकर के, जज से लेकर के, यहाँ तक कि राइटर, ऑथर, मीडिया सब एक तरफा बोलना शुरू करते हैं। मतलब माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि मतलब एकदम आपको लगेगा कि एकदम अंधेरा दिखेगा आपके सामने। तो कहीं ना कहीं इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने का एक ही है कि हमको भी अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी ऑल ओवर कंट्री में, मतलब पैन इंडिया बेसिस पे, हर लेवल पे। हमारे लोग मीडिया में भी वैसे होने चाहिए लड़ने वाले, हमारे मतलब कि जजेज भी वैसे होने चाहिए। जज कब होगा, कैसे जज कब कहाँ से आएंगे? क्योंकि हमको जो है कि कब आ सकते हैं कि हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम तो यहाँ तक प्लान किए हैं, अब एक गवर्नमेंट का इलेक्शन हो गया, हम तो यहाँ तक प्लान किए हैं कि हम 2-4-5 वकील को लेकर के प्रोटेस्ट, 2,000-5,000 वकील को प्रोटेस्ट करने के लिए उतारने वाले हैं। भैया इस तरह से न्याय व्यवस्था हम नहीं चलने देंगे। और ये होता कब है बता दूँ आपको, कि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, देखिए इस देश में, मैं तो यहाँ तक कई बार कहा हूँ, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को भी मैंने कहा, जब
ऐसी बातें आई हैं, बात मैंने मीटिंग किया, चर्चा किया है। देखिए आज समस्या ऐसी हो गई हमारे देश में कि हमारे देश में इनफैक्ट इनडायरेक्टली न्यायपालिका और ख़ास करके हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्ट पूरा देश चला रही है। आज ऐसा कोई, देखिए कोई मुद्दा आप ले लीजिए, कोई विषय ले लीजिए आप, वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। चाहे आर्टिकल 370 ले लीजिए, चाहे आप ट्रिपल तलाक ले लीजिए, चाहे किसान आंदोलन कानून ले लीजिए, सब कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वहाँ जो जज बैठा है, अगर आपके मेंटल फ्रेम विचारधारा का नहीं है, या वो न्यायप्रिय व्यक्ति उसकी एक पर्टिकुलर लाइन पे चलने वाला है, उसका एक एजेंडा है, आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? फिर तो अल्टीमेटली आप तो उसी लॉ के गवर्न हो के जो लॉ बनता है। तो ऐसे में हमको इस सिस्टम को ध्वस्त करना पड़ेगा और हमको एक इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक विक्रम भावे जैसे लोग, संजीव पुनालेकर जैसे लोग, ऐसे लोग जो है कि निर्दोष लोग तकलीफ झेलते रहेंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। और ये तो एक दो एग्जाम्पल, ऐसे कितने एग्जाम्पल देश में पड़े हुए हैं बता दूँ, कितने ऐसी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमारा मतलब कि अपना अनुभव में बहुत सारे अनुभव अगर मैं शेयर करना चाहूँगा तो पूरा 2-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बस थोड़ा मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पूरा सिस्टम हॉस्टाइल प्रतीत होता है और इसको कहीं ना कहीं हमको तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर चीज़ अल्टीमेटली हर चीज़ जाके न्यायपालिका पर टिक जाती है। चाहे आपके जीवन की डेली एक्टिविटीज जो होती है वो भी वहाँ जाके टिक जाती है। अगर आपका कोई नॉर्मल किसी के साथ डिस्प्यूट भी होता, केस होता, आपको उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। जब वहाँ जज ही सही नहीं बैठा है तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा और हम इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमको सबको संगठित होना पड़ेगा। और आभार, मैं तो यहाँ तक प्लान किया हूँ कुछ लोगों से बात करके। दुर्भाग्य से हमारे देश में हमको बड़ी कई बार हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये देश आज़ाद कैसे हो गया। ये देश जिस तरह के लोग आज देश में हैं, ये आज़ाद कैसे हो गया? और आज़ादी की लड़ाई में मैंने देखा वकीलों का बड़ा योगदान था। मुझे विश्वास नहीं था सच में वकीलों ने इतना किया होगा। वकील इतने स्पाइनलेस आज के डेट में हो गए हैं, उनमें यूनिटी है ही नहीं। बता दूं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखिए किसान जो कानून बना था, ट्रक ड्राइवर इकट्ठा हो गए लेकिन वकील इकट्ठा नहीं होते हैं, वकील इकट्ठा नहीं होते हैं। तो मुझे तो अपने वकीलों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो मैंने दूसरा लाइन ऑफ एक्शन हमारा तैयार है। अगर वकील नहीं आएंगे तो कॉमन मैन को लेकर के मैं आऊँगा रोड पे न्यायपालिका को बदलने के लिए। और सरकार को भी चीज़ सोचना पड़ेगा। सरकार को मैं लिखने वाला हूँ, पहले भी लिखा, दूसरा लिखने वाला हूँ मैं। देखिए ये जो जजेज बैठे हैं इनको वोट के लिए नहीं जाना है, इनको वोट नहीं मांगना है। समझो अगर किसी भी गवर्नमेंट का, आज समझिए बीजेपी का अगर शासन है या किसी गवर्नमेंट का शासन है, अगर उसमें अगर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली किसके ऊपर जाएगा भाई? ये अल्टीमेटली सरकार के ऊपर ब्लेम आएगा, सरकार सफ़र करेगी। और दूसरी चीज़ है, मैं तो यहाँ तक कहने वाला हूँ कि भैया जो आप 5 ट्रिलियन का जो आप सपना देखते हो, इन्वेस्टमेंट का सपना देखते हो, अगर आज देखिए पूरा ग्लोबल विलेज का माहौल है। आज अगर कोई घटना यहाँ करती पूरी दुनिया में पता चल जाती है। अगर बताइए आज आप यहाँ पे हम इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर हम अपने बच्चों को कहीं भेजना चाहते हैं बाहर किसी देश में बिजनेस करने के लिए, पढ़ने के लिए, या हम बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आदमी क्या देखता है वहाँ पे? वे यहाँ कानून कायदा क्या है, यहाँ पे कानून कैसा, व्यवस्था कैसी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। अगर एक किसी को मालूम पड़ जाए कि भाई फला देश में, भारत में इतना करप्शन है, वहाँ जुडिशरी में, न्यायपालिका में इतना करप्शन है कि वकील वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो गवर्नमेंट को मैं लिखने वाला हूँ कि जिस दिन वकील रोड पर अगर आना शुरू होंगे, आप समझिए हमारे देश की इमेज क्या होगी, पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा आपको। तो कहीं न कुछ करके इसके बड़े पैमाने पर हमको काम करना पड़ेगा। और आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि अपने लेवल पे आप सब लोग प्रयास करिए। अब पूरे देश में अगर इस बात को कहीं किसी को डिफ़िकल्टी आती है तो हमारी पूरी टीम उसके लिए तैयार है। हम पूरे देश में जाते, पूरे देश में वकालत करते हैं और इसमें सब लोग सहयोग करिए। और इसके लिए हम एक बड़े पैमाने पर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इस तरह से जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और हमारे साथ अन्याय इस तरह से होते रहेगा। हमको इस परसेप्शन को तोड़ना है। भैया तुम अगर आज देखिए बता रहा हूँ मैं, जैसे अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था, समलैंगिक विवाह का जो प्रश्न आया था, ये बताइए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बेंच अलग से बन रहा है, डिसाइड हो रहा है। मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण है, पागलपन है, बता दूँगा आपको, कि सृष्टि के किसी सिस्टम में ऐसा नहीं है। आप पेड़ पौधे पशु पक्षी कहीं भी आप ले लो, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। और हमारे देश में मैटर चल रहा है और प्रयास किया जा रहा है इसका ऊपर कानून बने।
और कोट किसको किया जा रहा है सब चीज़ों के लिए? बाहर किसी मेंटल ऑथर को, कोई साइकोलॉजिस्ट को कोट किया जा रहा है। अरे भाई, जब हमारे देश में आप हो, देखो हर देश का अपना परिवेश होता है, हर देश का। अगर जब यहाँ की बात आप करते हो तो हमारी मर्यादा लेके आप कानून बनाओगे ना, कि बाहर देश के लोग आप वहाँ क्या चलाओ, हमारे यहाँ करोगे आप, हमारी परिवेश में बनाओगे आप ना। तो ये सब क्या है कि जब तक इस सिस्टम को हम बदलेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही होते रहेगा और आने वाली पीढ़ी हमारी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो बस इसके साथ हम अपना वक्तव्य हम ख़त्म करना चाहते हैं, और बहुत सारे अनुभव लेकिन सबको मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगा। धन्यवाद।